हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूं कैलाश शर्मा। आज बच्चों ग्रेविटेशन के 10 वन ऑफ द मोस्ट रिलीवेंट जेई मेन के पीवाई क्यूज बच्चों में करवाने वाला हूं, जो आपके दिमाग को एकदम दिमाग को खोल देंगे। कैसे खोलेंगे? दिमाग को खोलेंगे, उसमें से अर्जे पुर्जे निकालेंगे, उन पर जो धूल जमी हुई है उसको निकाल के, मतलब जो हमारे कॉन्सेप्ट पर धूल जम गई ना, उसको साफ करके दोबारा से रख देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, क्या है क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया था तो रख लिया, अदरवाइज ग्रेविटेशन से मतलब ज्यादा कुछ लेना देना इसका है नहीं। ये बच्चों सर्कुलर मोशन और पोटेंशियल वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यार अब मैं फिर फाइनल मिनट पे मतलब पीपीटी को चेंज नहीं करना चाहता था, नहीं तो काफी टाइम बर्बाद हो जाता मेरा ना। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए, अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, सीखने को मिलना चाहिए। A particle is moving in a circular path of radius a under the action of an attractive potential U is equal to k divided by r का 2r का square. Its total energy is। अच्छा, एक चीज का ध्यान, अब मुझे ये नहीं पता यहाँ पे माइनस, जब ये जे मेन वालों ने दिया था तब यहाँ पे माइनस था या नहीं था, पर इन्होंने अट्रैक्टिव पोटेंशियल बोला है तो ये यहाँ पे नेगेटिव के साथ आएगा। ठीक है, अट्रैक्टिव है तो नेगेटिव के साथ ही आ रहा होगा। इन्फिनिटी पे बच्चों जीरो कंसिडर करेंगे और इस तरीके का पोटेंशियल आ रहा होगा। तो यू जो होगा ना, या तो देखो इसमें ऑपरेटर से गलती हो गई होगी, नहीं तो मतलब अट्रैक्टिव वर्ड से भी वैसे वो चीज इंडिकेट हो रही है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इस तरीके से मतलब पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। तो यू कितना हो गया बच्चों हमारे पास, माइनस का के डिवाइड बाई 2r² के बराबर। ठीक है, के डिवाइड बाई 2r² के बराबर हो गया। अब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन में बच्चों एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है मुझे, जो पार्टिकल को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, ओके, आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। मुझे इन्होंने टोटल एनर्जी पूछी है। टोटल एनर्जी बोले तो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस का पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो पोटेंशियल तो मेरे पास है ऑलरेडी, काइनेटिक पता करनी है, मतलब हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। मतलब सर्कुलर पाथ पे जब भी मूव कर रहा होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी वो मुझे पता करना है। तो वो कहां से आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स को एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर कर देंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा कितना? अच्छा, क्योंकि ग्रेविटेशन में भी रोटेशन और वो सब कुछ आता है बच्चों, शायद इसलिए इसको यहाँ पे डाल दिया है। फोर्स बच्चों, जब भी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ आर दे रखी हो बच्चों, फोर्स का एक फॉर्मूला याद रखना, माइनस का डी यू डिवाइडेड बाई डी आर के बराबर आ जाएगा। तो माइनस का डी यू बाई डी आर जब तुम करोगे तो एक माइनस से माइनस ये एडजस्ट हो जाएगा, ये 2 बाहर आएगा बच्चों, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का के डिवाइडेड बाई आर का क्यूब, ये हो जाएगा बच्चों। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा ना वो इतना आ रहा होगा। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि अंदर की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, आर के अपोजिट आ रहा होगा, आर कैप लिख दो आप यहाँ पे लिखना चाहो तो। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा, तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर जो है बच्चों के अपॉन आर क्यू के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ से हाफ एम बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी ना, हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू वो के डिवाइडेड बाई 2r² के बराबर आ जाएगी। यही बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, के ई लिखो, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो मैकेनिकल एनर्जी बच्चों काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस का के अपॉन 2r का स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी बच्चों के अपॉन 2r² के बराबर आ गई, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी बच्चों 0 के बराबर आ जाएगी, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो मैकेनिकल एनर्जी बच्चों यहाँ पे 0 के बराबर आ रही होगी, और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जेई मेन के ऑफलाइन वाले में 2018 में जब सिंगल पेपर हुआ करता था बच्चों, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था उस टाइम पे। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था बच्चों ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r in a central force inversely proportional to nth power of the r. Okay, if the period of the revolution, period of the rotation of the particle is t, then t is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के साथ जो डिपेंडेंस होगी ना बच्चों t की, उसके बारे में बात करनी है। अरे यार खतरनाक खतरनाक आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात तो यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, और एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर कर देंगे। तो सेंट्रीपिटल जो सेंट्रल फोर्स है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस है। तो एक काम करेंगे, सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई आर की पावर एन, ये हो गया फोर्स, ये बराबर हो जाएगा बच्चों एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के, है ना। तो v जो आ जाएगा ना बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1 अपॉन आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2k। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास v हमारे पास 1 अपॉन आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर आ गया। ओके, टाइम पीरियड जो होता है ना बच्चों वो होता है 2 पाई r डिवाइड बाई v के बराबर। तो t जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा बच्चों r डिवाइडेड बाई v।
अच्छा v में क्या होता है, v 1 इसके प्रोपोर्शनल होता है, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा r इंटू आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो t बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा होगा r की पावर n+1 डिवाइडेड बाई 2 के। लो जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर n+1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा। जेई मेन 2018 में बच्चों ये वाला क्वेश्चन आया था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो कुछ आर की पावर चेंज करके अगर फोर्स वगैरह दे रखा हो बच्चों, तो इस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन से रिलेटेड था, इसलिए बच्चों यहाँ पे डाल दिया ग्रेविटेशन में ना। A body of mass m is moving in a circular orbit of radius r about a planet of mass m. At some instant, it is split into two equal masses. The first mass move in a circular orbit of radius r/2 and the other mass in the circular orbit of radius 3r/2. Okay, the difference between the final and initial total energy is, तो मुझे नहीं लगता इसमें मतलब बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। देखो सुनो, मुझे एक फॉर्मूला याद है, मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बार बार उसका रिवाइज भी करवाता आ रहा हूँ। पहले वो सर्कुलर ऑर्बिट में आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रही थी, तो इनिशियल एनर्जी जो होगी ना उसकी, वो माइनस का GMM डिवाइडेड बाई 2r के बराबर होगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों ना। टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम जो होता है ना, माइनस का GMM डिवाइडेड बाई 2r के बराबर होता है। फाइनल एनर्जी जो होगी ना बच्चों, अब उसमें दोनों की कंसीडर करनी पड़ेगी। पहला वाला मास जो है ना बच्चों कितना है, 2 इक्वल मास में डिवाइड हो गई है, r/2 रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है, तो माइनस का GMM/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू r/2। ठीक है, प्लस का क्या, वो भी नेगेटिव ही होगी दूसरे वाले की भी। एक जो है 3/2 रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो GM इसका मास कितना हो गया m/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3r/2। ये हो जाएगी बच्चों अगले वाले की एनर्जी। और एक ही फॉर्मूला यूज करना है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है ना, माइनस का GMM डिवाइडेड बाई 2r, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ भाई। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों ऑर्बिट में, वो माइनस का GMM डिवाइडेड बाई 2r होता है। ठीक है, अभी मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा कैसे होता है। तो फाइनल एनर्जी कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से हमारे पास, इसको इससे काट दो, इसको भी इससे काट दो, फिर इसका जब तुम एलसीएम लोगे ना, GMM डिवाइड बाई 6 सारा एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, माइनस के साथ माइनस भी ले लेना, तो ये बन जाएगा बच्चों 3 प्लस का 1, तो माइनस का 2GMM डिवाइडेड बाई 3r आ रहा होगा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी फाइनल। तो डेल्टा E जो आ जाएगा ना बच्चों फाइनल माइनस का दिस इनिशियल, इसमें से इसको माइनस कर दो, 2GMM डिवाइडेड बाई 3r प्लस का GMM डिवाइडेड बाई 2r आ जाएगा, GMM डिवाइडेड बाई 6r। ठीक है, 6r हो गया, यहाँ पे 2 बोला, माइनस का 4 प्लस का 3, तो ये बनेगा माइनस का GMM डिवाइडेड बाई 6r के बराबर। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपको ये फॉर्मूला कैसे, मतलब कैसे लिख रहे हो आप ना इसको, चलो इसका डेरिवेशन करवा देता हूँ बच्चों ना। बेसिकली होता है क्या कि जब एक ऑर्बिट है ना, मतलब एक ये मान लीजिए कैपिटल एम मास है, उसके अबाउट एक पार्टिकल r रेडियस के ऑर्बिट में मूव कर रहा है v स्पीड से ना, तो पहले तो तुम्हें पता होगा कि mv²/r जो होता है वो GM इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई r के बराबर होता है ना, सॉरी r² के बराबर होता है, मतलब ये कट जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना बच्चों, हाफ mv² होती है, हाफ mv का स्क्वायर विच इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2r के बराबर होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r के बराबर होती है। दोनों का सम जब तुम करोगे ना, दोनों का सम ऐड करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का GMM डिवाइडेड बाई 2r के बराबर बच्चों। ठीक है, r मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ या रेडियस ऑफ द प्लैनेट वगैरह नहीं है बच्चों, r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। इस फॉर्मूले को, इस डेरिवेशन को ध्यान रखोगे तो ये अच्छा। एलिप्टिकल ऑर्बिट के केस में E इन केस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट जब होती है ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट, उस केस में बच्चों ये जो होती है ना E माइनस का GMM डिवाइडेड बाई 2a के बराबर होती है। ठीक है, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट के केस में इतनी होती है।
क्लियर है? बस इनको ध्यान रखना बच्चों ना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक द मीन डिस्टेंस ऑफ द मून एंड द सन फ्रॉम द अर्थ टू बी 0.4 इंटू 10⁻6 किलोमीटर एंड 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों मून और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.4 इंटू 10⁻6 किलोमीटर मानना है, और सन एंड अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर के करीब हमें कंसिडर करना है। देयर मासेस आर, मून का मास 8 इंटू 10⁻22 है एंड सन का मास जो 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम के बराबर है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ है। लेट delta F1 be the difference in the forces exerted by the moon at the nearest and the furthest point on the earth, and delta F2 be the force exerted by the sun at the nearest and the furthest point on the earth. Then the number closest to delta F1 divided by delta F2 होगा, वो बताना है आपको। ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, ये मून या सन जो भी मानना है मान लेते हैं यहाँ पे, और ये हो गया बच्चों हमारा अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ का जो डिस्टेंस है ना, मीन डिस्टेंस मतलब दोनों के ऑलमोस्ट सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम आर के बराबर। ठीक है, एक बार मास ऑफ मून लेंगे, एक बार मास ऑफ सन लेंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे अगर एक एम मास रखा होता तो उस पर ये कुछ फोर्स लगा रहा होता, और वो मास जब यहाँ रखा होता तो ये फोर्स लगा रहा होता। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं हम, इस मास और सन के बीच का डिस्टेंस और इस मास को यहाँ पे ले जाकर रख दे रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से डिस्टेंस के साथ खेल रहे हैं, डिस्टेंस को थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा अलग होगा, यहाँ पे जो लग रहा होगा अलग होगा। वैसे तो ये जो डिस्टेंस आएगी बच्चों वो डबल हो जाएगी इसका ना, डबल बोले तो इसका डबल कर दो 128 किलोमीटर, मतलब 12800 किलोमीटर। अगर मैं इसको 10⁻6 में लेके जाऊं तो 0.012 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। तो इसका जो डायमीटर है ना, या जो दो पॉइंट ले रहे हो उनकी पोजीशन में जो डिफरेंस है, क्या वो डिफरेंस इन डिस्टेंसेस के सामने बहुत छोटा है? आप बोलोगे यस सर। तो मतलब हम उस डिफरेंस को डेल्टा आर मान सकते हैं। तो उस आर में थोड़े से चेंज की वजह से फोर्स में जो चेंज आ रहा है हम उसको उस वाले फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं, एरर वाले मेथड से। छोटा चेंज है बस आर में एज कंपेयर टू डिस्टेंस के सामने। तो जैसे एफ जब लग रहा होगा ना, वो लग रहा होगा जी एम इंटू स्मॉल एम, जो यहाँ पार्टिकल रखे ना उसका मास है स्मॉल एम और इसका मास है कैपिटल एम। एक बार हम मून का मास लेंगे, एक बार सन का मास लेंगे, मैं दोनों के लिए करना है। दैट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यही होगा फोर्स, क्योंकि ये वेरिएबल है तो ये वेरिएबल आएगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा एफ आएगा ना बच्चों, या ऐसे लिख दो इसको डी एफ डिवाइड बाई डी आर जो आएगा वो बेसिकली जी एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर की पावर 3 आ जाएगा। 2 भी आ जाएगा, यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अब हम चीजें क्या चेंज कर रहे हैं, एक बार हम यहाँ पे सन मान के चल रहे हैं, उसका मास अलग होगा। एक बार हम यहाँ पे मून मान के चल रहे हैं, पर डिस्टेंस भी अलग होगी। आर भी वेरिएबल और एम भी वेरिएबल है। ये जो डी आर है ना, ये दोनों के लिए सेम है, क्योंकि एक बार पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं, एक बार पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, तो डी आर सेम है। तो एक काम करेंगे, क्योंकि हमें मून के केस में जो फोर्स लग रहा है और सन के केस में जो फोर्स लग रहा है उनका रेशियो चाहिए, तो हम जो है इसको 2 बार लिखेंगे इस फॉर्मूले को ना। ये मून के केस में डी एफ वन डिवाइडेड बाई डी आर। ओके, ये होगा जी मास ऑफ मून इंटू स्मॉल एम जो पार्टिकल रखा होगा, दैट डिवाइड बाई आर वन के पावर 3। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। डी एफ टू डिवाइड बाई डी आर, सन के केस में जो फोर्स लग रहा होगा, मतलब फोर्स में जो चेंज आ रहा होगा, जी मास ऑफ सन इंटू स्मॉल एम जो पार्टिकल रखा हुआ है डिवाइड बाई डिस्टेंस जो मीन डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच का है, दैट की पावर 3। इन दोनों को कर देंगे डिवाइड, तो जो डी एफ वन है ना बच्चों, या डेल्टा एफ वन बोल दो उसको, तो डेल्टा एफ वन डिवाइड बाई डेल्टा एफ टू जो बेसिकली आ जाएगा ना बच्चों, आर टू की पावर 3 डिवाइड बाई आर वन की पावर 3, एम वन डिवाइड बाई एम टू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी बस वैल्यूज पुट कर देंगे। आर टू क्या है बच्चों, यहाँ पे आर टू है बच्चों ये सन का डिस्टेंस 150 डिवाइडेड बाई 0.4 करेंगे। ठीक है, तो 150 डिवाइडेड बाई 0.4 का पावर 3। मासेस का रेशियो क्या है बच्चों, मास ऑफ मून एंड मास ऑफ सन। तो मास ऑफ मून ये, मास ऑफ सन बच्चों ये है, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 10⁻8 के बराबर।
एक काम करना बच्चों, इस पॉइंट को और जीरो को बाहर निकाल लेना, तो 10⁻³ है तो 10⁻⁶ आ जाएगा। 15 × 15 × 15 × 4 डिवाइडेड बाई 4 × 4 × 4 × 10⁻² बचेगा ये, ठीक है। तो 4 से बच्चों 4 कट जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, डेल्टा F1 अपॉन डेल्टा F2 जो आएगा ना बच्चों, वो आ जाएगा 225, और इस 10 पर इसको एडजस्ट कर देना तो 2.25 इंटू 15 डिवाइड बाई 16। अगर आप इसकी वैल्यू देखो ना, करीब करीब 1 से थोड़ी छोटी आ रही होगी, तो करीब करीब 2.2 के करीब आंसर आना चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो 4 ऑप्शन थे उसमें एक 2 था, एक 6 था, 10⁻⁻2 था और 10.6 था। तो ऑब्वियस बात है बच्चों, जो क्लोजेस्ट होगा ना दैट विल बी दिस ऑप्शन, जो ए ऑप्शन है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा क्लोजेस्ट ऑप्शन आ जाएगा और यही बच्चों आंसर होगा। ये थोड़ा सा बहुत ही मतलब जेई मेन के हिसाब से डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया गया था, ठीक है, पर ऐसे होगा सॉल्व ना, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को लगाने चाहिए भाई, ठीक है, डिफिकल्ट वन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। सपोज दैट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज्ड, देन एज अ कॉन्सिक्वेंस। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी जो रोटेट करी होती है ना, उससे क्या चेंज होगा? देयर विल बी नो चेंज इन द वेट एनीवेयर ऑन द अर्थ, नहीं जी। थीटा अगर लैटिट्यूड होता है ना बच्चों, तो जी की वैल्यू जो आती है ना, अपरेंट वेट जो आता है किसी भी बॉडी का, वो m इंटू जी 1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी के बराबर आता है। तो बच्चों वेट तो बच्चों डिपेंड करेगा, बच्चों किस चीज पे डिपेंड करेगा? ओमेगा पे डिपेंड करेगा। तो ये कह रहे हैं कि देयर विल बी नो चेंज इन द वेट एनीवेयर ऑन द अर्थ। अरे भैया, पोल पे नहीं चेंज होगा, है ना, पोल पे, पोल का तो रोटेशन ही नहीं हो रहा होता। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ विल इंक्रीज, वेट घटेगा और हर जगह नहीं घटेगा, पोल पे नहीं घटेगा। एक्सेप्ट एट द पोल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विल डिक्रीज, घटेगा। लो भैया, ये आ गया हमारे पास आंसर। पोल का तो रोटेशन ही नहीं होता ना, पोल तो एक्सिस पे लाई कर रहा होता है ना, तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। सी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। टू पार्टिकल्स ऑफ द सेम मास m आर मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट बिकॉज ऑफ फोर्स गिवन बाय दिस F इक्वल टू माइनस का 16/r माइनस का r की पावर 3। The first particle is at a distance r equal to 1 and the second at a r equal to 4. The best estimate ratio of kinetic energy of the first to the second particle is closest to. अभी क्योंकि ऑर्बिट वर्ड यूज हो रहा है ना बच्चों, इसलिए ग्रेविटेशन में डाल दिया है ये क्वेश्चन ना। थोड़ी सी सिलेक्शन में मतलब गलती हुई है इसमें ना, पर कोई बात नहीं, अल्टीमेटली क्वेश्चन तो बढ़िया ही है बच्चों ना। तो ये बच्चों जो फोर्स है ना, ये सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा। पार्टिकल, पहला वाला पार्टिकल कहाँ है बच्चों? r इक्वल टू 1 डिस्टेंस पे, तो 1 रख दो बच्चों यहाँ पे। तो mv1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, रेडियस 1 है ना उसकी, इज इक्वल टू माइनस का 16 डिवाइडेड बाई, अच्छा माइनस बाहर निकाल लेना बच्चों यहाँ से ना। तो फोर्स बेसिकली वो माइनस इसलिए आ रहा है कि फोर्स ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है, r के अपोजिट होगा, इसलिए आ रहा है शायद वो माइनस, है ना। तो 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का 1 की पावर 3 के बराबर हो जाएगा। तो हाफ mv स्क्वायर 17 डिवाइड बाई 2 के बराबर आ जाएगी। पहली इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। ओके, एंड द सेकंड एट r इक्वल टू 4, द बेस्ट एस्टिमेट रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड। अब बच्चों सेकंड वाले पार्टिकल के लिए आ जाते हैं। सेकंड वाले पार्टिकल का mv2 का स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस, रेडियस अब उसकी 4 हो गई है, इज इक्वल टू फोर्स क्या हो जाएगा? 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का 4 की पावर 3। ओके, तो यहां से बच्चों उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ना K2, वो हाफ m और v2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इधर भेज देना बच्चों ना। ओके, तो 4 प्लस का 64, तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी ना सेकंड वाले की 68, 2 इंटू 68 के बराबर आ जाएगी। तो K1 अपॉन K2 जो आएगा 17 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 68, सो 17 चौक 68, तो ये बच्चों 1/16 के बराबर आ रहा होगा, ठीक है। 1/16 बच्चों कितना होगा? वेरी क्लोज टू 16 से अगर इसको 0.0625, ठीक है। तो वेरी क्लोज टू क्या आ रहा होगा? ये वाला ए ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाए। ऐसे ये माइनस पहले ही बाहर निकाल लेना बच्चों दोनों में से ना, क्योंकि फोर्स जो है बेसिकली
सेंटर की तरफ लग रहा होगा इसलिए माइनस आ रखा है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन तो बढ़िया है यार ये वाले। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अ सैटेलाइट टू हाइट h above द अर्थ सरफेस is E1. The kinetic energy required to set for the satellite to be in the circular orbit at this height is E2. The value of h for which E1 and E2 are equal. अरे यार खतरनाक क्वेश्चन है। तो एक सैटेलाइट को h हाइट पर लेके जाना है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अ सैटेलाइट टू हाइट h above the earth surface is E1. And kinetic energy required for the satellite to be in the circular orbit at this height is E2. So E1 बच्चों बेसिकली कौन सी एनर्जी है? ये है जब यहां सरफेस पे रुका हुआ था उसको h हाइट तक लेके गए। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर रहे होंगे यहाँ पे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी माइनस का जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस का h के बराबर। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बच्चों माइनस का जी एम एम डिवाइडेड बाई आर के बराबर। तो सरफेस पे इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, ठीक है। सरफेस पे ये पोटेंशियल एनर्जी थी और ऊपर जाके इतनी हो गई, तो ये इतनी एनर्जी देके आपने पोटेंशियल एनर्जी चेंज की होगी इसकी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों एच की वैल्यू तो पूछी है और खतरनाक। चलो अभी नहीं लिखते इसकी वैल्यू ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों ऑर्बिट में? हाफ m इंटू वी ऑर्बिट के स्क्वायर के बराबर। ऑर्बिट का भी कितना होगा बच्चों? जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, ये होगा वी स्क्वायर जो होगा है ना, ये आ जाएगा। तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जी कैपिटल एम एम डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर प्लस एच के बराबर। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, एनर्जी लिख रहे हैं ना जो, ये इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। इन दोनों एनर्जी को बराबर कर देना क्योंकि उन्होंने E1 और E2 को बराबर बोला है, ठीक है। मतलब एक सैटेलाइट को उठा के वहां तक लेके गए और फिर काइनेटिक जो देनी पड़ी वो E2 है, ठीक है। E1 को E2 को बराबर बोल दिया। जी कैपिटल एम एम डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर प्लस का एच, ये बराबर होगा बच्चों जी कैपिटल एम एम डिवाइडेड बाई आर, जी कैपिटल एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस का एच के। इसको इधर ले जाओ, 3/2 जी कैपिटल एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस का एच इक्वल टू, ऐड हो गया ना उधर, 3/2 हो गया और ये हो गया जी एम एम डिवाइडेड बाई आर के बराबर। तो 3r इज इक्वल टू 2r प्लस का 2h, h इज इक्वल टू r/2 आ जाएगा। h इज इक्वल टू 3200 किलोमीटर आ जाएगा। सी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा। खतरनाक था ये वाला क्वेश्चन भी। तो पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं? अर्थ के सरफेस से h हाइट लेके जा रहे हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी जो दे रहे हैं ना वो दोनों को बराबर कर दिया। तो एक में पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं, फिर एक में काइनेटिक को चेंज कर रहे हैं, दोनों को बराबर बोल दिया। सी ऑप्शन आ गया, सी सही है, ठीक है। A satellite is moving with a constant speed v in a circular orbit around the earth. An object of mass m is ejected from the satellite. यार इसके तो क्वेश्चंस शानदार है, मतलब इन क्वेश्चंस को करके तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो भाई ये अर्थ हो गई, एक सैटेलाइट हो गया बच्चों, सर्कुलर ऑर्बिट में v स्पीड से मूव कर रहा था अराउंड द अर्थ। एन ऑब्जेक्ट of mass m is ejected from the satellite such that it just escaped from the gravitational pull of the earth. अब यहाँ पे बच्चों तुम्हें पता होगा कि अगर आप √2 टाइम्स v ऑर्बिटल के बराबर कर देते हो ना स्पीड को, तो पार्टिकल यहाँ वाला पार्टिकल जो है एस्केप कर जाएगा, ठीक है। ओके ये हम ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं कि ऑर्बिट में किसी r रेडियस के ऑर्बिट में अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसको अगर एस्केप कराना है, सैटेलाइट को एस्केप कराना है, तो उसकी स्पीड को √2 टाइम्स करना होता है, 41% बढ़ाना होता है। तो ये जो पार्टिकल जो इसमें से निकल के जा रहा है वो भी v स्पीड से मूव कर रहा था, तो उसकी स्पीड को कितना टाइम्स कर दूं? √2 टाइम्स कर दूं तो एस्केप कर जाएगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इजेक्शन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, ये तो बहुत आसान हो गया। फिर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आसान हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी ना हाफ m इंटू √2v का स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों mv स्क्वायर के बराबर आ रही होगी। लो जी, ये उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं जो इजेक्ट हुआ है ना और जो एस्केप कर रहा है, ठीक है, और वो जस्ट एस्केप कर रहा है। बी ऑप्शन आ रहा होगा। बहुत आसान हो जाता है बच्चों अगर आपने वो कॉन्सेप्ट, मतलब इससे पहले वाला वीडियो देख रखा है और उसमें 2 क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इसको दोबारा से नहीं कराया इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 स्टार ऑफ मासेस
3 into 10^31 kilogram each and at distance this rotate in a plane about their common center of mass O। अच्छा, दो स्टार हैं, दोनों का मास बहुत डिफरेंस है, 31 पावर है, नहीं नहीं, अच्छा दोनों का मास सेम है, ठीक है, दोनों इस अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले तो मैं एक सर्कल बना लेता हूँ और मैं ये कहता हूँ भाई दोनों स्टार ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे, ये एम हो गए, ये एम हो गए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे होंगे, दोनों का ओमेगा बच्चों सेम होता है, ठीक है। अब मेटेरियल पासेस थ्रू ओ मतलब सेंटर ऑफ मास, मूविंग परपेंडिकुलर टू द स्टार्स रोटेशन प्लेन, तो ऐसे करके जा रहा है कोई अंदर की तरफ। In order to escape from the gravitational field of this double star, the minimum speed that meteorite should have at O। अब यहां पे अगर एक मेटेरिट है, उसको एस्केप करवाना है, ठीक है, एस्केप, अच्छा उसका मास दे रखा है कि एम डैश मान लेते हैं। अगर इसको एस्केप करना है तो उसके पास मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए? देखो बच्चों, फंडा बहुत सिंपल है, टोटल एनर्जी ऑफ दिस प्लस दिस सिस्टम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करनी होती है हमें एस्केप कराने के लिए। के प्लस का यू जो होता है ना बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना होता है। अच्छा, के कौन सा वाला? इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस सिस्टम के साथ इसकी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का तो मास में, इन दोनों की तो पोजीशन में कोई चेंज आ नहीं रहा होगा, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आ नहीं रहा होगा, ये तो अपना मूव कर ही रहे हैं, ठीक है। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम डैश इंटू वी का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के साथ इसका इंटरेक्शन होगा, तो माइनस का जी एम डैश डिवाइडेड बाई डी बाई टू, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है ना दोनों के बीच का इतना दे रखा है, और इसको 2 टाइम्स कर देना, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ जाएगी। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, ये आ गया, एम डैश उड़ा देना, वी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, ये 2 भी इधर आ जाएगा, रूट के अंदर 8gm डिवाइडेड बाई डी। ओके, वी अगर इससे बड़ा होगा ना बच्चों, तो वी की मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों, रखो भाई वैल्यू से, बड़ी गंदी गंदी वैल्यू से, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास कितना है बच्चों, 3 इंटू 10⁻31 डिवाइड बाई डी इंटू 10⁻11। इसको मैं 20/3 लिख दूं बच्चों, इस वाले पार्ट को ना, इस वाले पार्ट को मैं 20/3 लिख दे रहा हूँ, ये कट जाएगा बच्चों यहाँ से, ये 10 टाइम्स कट जाएगा। ओके, 11 10 ये बच्चा 10 बच जाएगा, तो वी मिनिमम जो आएगा ना बच्चों, वो रूट के अंदर 8 इंटू 10⁻5 के बराबर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो रूट के अंदर 8 कितना होता है बच्चों, 3 से छोटा होगा, 2.8 समथिंग होगा ना, ये 2.4 से तो बड़ा आएगा, 2.8 समथिंग। मेरे ख्याल से डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा, देख लें एक बार ऑप्शन, यस डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे आ जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, हमें उस सिस्टम की एनर्जी को नहीं छेड़ना है, इस ये आया है ना, इसकी एनर्जी, इसको हम काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, उस काइनेटिक एनर्जी को लॉस करते करते इन्फिनिटी तक पहुंचेगा, तो हमें इसकी इनके साथ इंटरेक्शन वाली एनर्जी, इसका सम जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है, ठीक है, अनबाउंड करने के लिए। बच्चों अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। A satellite is revolving in a circular orbit at a height h from the Earth's surface such that h is much smaller than capital R। ठीक है भाई, मतलब आप ऑर्बिट की रेडियस r के बराबर ही मान सकते हो, where r is the radius of the Earth, assuming that the effect of the Earth's atmosphere can be neglected, the minimum increase in the speed required so that the satellite could escape from the gravitational field of the Earth। ये जेईई मेन 2019 में बच्चों क्वेश्चन रिपीट हुआ था, और ये बहुत बार रिपीट होता रहता है, मतलब ना लैंग्वेज चेंज कर करके रिपीट होता रहता है। और इसमें हमने इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन किया, मतलब थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया, जिसमें एक पार्टिकल जो है इजेक्ट हो रहा था और फिर वो एस्केप कर रहा था, है ना, वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, मतलब सारे के सारे चौथा क्वेश्चन है बच्चों में 20 क्वेश्चन जो मैंने पिछले जेईई मेन के पीवाईक्यू कराए ना, उसमें चौथा क्वेश्चन है इस वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। इसलिए बच्चों मैं कहता हूँ पीवाईक्यू से बच्चों बहुत हेल्प होती है। बच्चों जब एक
ऑर्बिटल स्पीड जो होती है ना वो रूट के अंदर gm डिवाइडेड बाई r होती है। जब आप स्पीड को √2 टाइम्स v ऑर्बिटल कर देते हो तो पार्टिकल जो प्लैनेट जो भी सैटेलाइट वगैरह ना वो एस्केप कर जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे r जो है ना ऑलमोस्ट सरफेस वो रेडियस के बराबर ही है, तो ऑर्बिटल स्पीड जो होगी ना वो रूट के अंदर gm डिवाइडेड बाई r के बराबर बोलो या फिर इसको रूट के अंदर gr के बराबर बोलो, एक ही बात हो जाएगी। तो जब आप स्पीड को रूट के अंदर 2 टाइम्स रूट के अंदर gr कर दोगे ना उस टाइम पे एस्केप कर जाएगा। तो कितना चेंज किया स्पीड में आपने, तो रूट gr कॉमन ले लेना और ये हो जाएगा रूट के अंदर 2 माइनस का 1 के बराबर। लो जी, इतना चेंज करना पड़ेगा तब जाके ये एस्केप कर जाएगा। ठीक है, तो रूट के अंदर gr रूट के अंदर 2 माइनस का 1 विल बी द आंसर। डी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन रटा हुआ होना चाहिए अब तक तो आपको। तो ये तो बच्चों ग्रेविटेशन के 10 क्वेश्चन, ये वाकई में टफ क्वेश्चंस थे इस बार। इस वाली जो हमारी जो वीडियो थी ना इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चंस कवर हुए, लेकिन आप लोगों को रेडी रहना है बच्चों। किसी भी तरीके के क्वेश्चन अगर आप फेस करते हो, आप लोगों को मतलब अप्रोच तभी डेवलप होगी जब आपने उस मतलब थोड़ा उस डायरेक्शन में काम कर रखा होगा। मेरे साथ आप लोगों काम कर रहे हो, मैं तो फिर कहूंगा पहले क्वेश्चंस खुद लगाओ फिर आके इसका वीडियो देखो, ज्यादा बेनिफिट होगा बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।